हिड़मा का जो प्रमुख दल है उसके लिए एक बड़ा आघात है, क्योंकि सप्लाई चेन कट गया है उर्मिला के मारे जाने से। ये नज़दीकी मुठभेड़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक बार आप इसको ट्रिगर करेंगे तो ये सारे के सारी जो बुलेट्स हैं 20-25 वो एक बार में इस कार्बाइन से बाहर निकलेंगी और सामने में जो जवान होंगे उनको अपना निशाना बनाएंगे। लेकिन पुलिस के जो जवान होते थे उनके कंधों पर हम इसे देखा करते थे। ग्यारह तारीख की मुठभेड़ में जो 6 माओवादी मारे गए उनमें एक प्रमुख नाम है पापा राव, उनकी पत्नी उर्मिला नाम बताया गया है और पामेड़ एरिया की जो है ये सचिव रही है और सप्लाई चेन की प्रमुख कर्ता धर्ता थी। आईजीपी सुंदरराज बयान देते हुए बता रहे थे कि इसका मारा जाना संगठन के लिए अभी फ़िलहाल जो बटालियन यानी कि हिड़मा का जो प्रमुख दल है उसके लिए एक बड़ा आघात है, क्योंकि सप्लाई चेन कट गया है उर्मिला के मारे जाने से। दूसरी तरफ एक और नाम आया था बुचन्ना, ये भी शहरी माओवादी नेटवर्क से जुड़ा हुआ प्रमुख नाम बताया गया पी सुंदरराज की तरफ से। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आ रही है वो ये कि बुचन्ना उर्फ कन्ना के ऊपर 20 निर्दोष लोगों की हत्या के संगीन आरोप अपराध दर्ज हैं और इन 6 माओवादियों के मारे जाने के साथ ही जो हथियार बरामद हुए हैं उनमें नक्सलवाद के शुरुआती दौर में जिस हथियार का प्रमुख रूप से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था उससे आपका परिचय करा देते हैं। हम अपने बचपने में इस तरह के हथियार, ये जो हथियार है 303 राइफ़ल, ये हम हमारे गांव में पुलिस के जो जवान होते थे उनके कंधों पर हम इसे देखा करते थे। इसके अलावा एक और राइफ़ल हुआ करती थी SLR, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है और ये इंसास राइफ़ल है। अक्सर माओवादियों ने जब जवानों को नुकसान पहुंचाया था अपने कई सारे मुठभेड़ों में, इनकाउंटर्स में, जब जवानों को घेरा था उन्होंने, जब वे बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे यानी कि माओवादी गुरिल्ला रणनीति में जब जवानों ने बहुत अच्छी पकड़ हासिल नहीं की थी, तब नक्सलियों ने जवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। तब इन हथियारों को जवानों को मारकर उनसे लूटा गया था और इसके अलावा जो AK-47 राइफ़ल होते हैं उनकी लूट भी इसी तरह से की गई थी। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 9mm कार्बाइन, यहाँ इसमें जो है ये इसका मैगज़ीन है और शायद इसमें 20-25 के आसपास कुछ आएंगे, शायद बुलेट्स मुझे नहीं मालूम है। लेकिन एक बार आप इसको ट्रिगर करेंगे तो ये सारे के सारी जो बुलेट्स हैं 20-25 वो एक बार में इस कार्बाइन से बाहर निकलेंगी और सामने में जो जवान होंगे उनको अपना निशाना बनाएंगे। लेकिन ये लॉन्ग रेंज के लिए नहीं है, ये नज़दीकी मुठभेड़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये तो खैर भरमार बंदूकें हैं, हैंडमेड हैं। नक्सलियों ने इसे अपने जो लेथ मशीन वगैरह होते हैं उनके जो हथियार बनाने की जो सामग्रियां होती हैं उनसे ये उसका निर्माण करते हैं। ये जो हैंड ग्रेनेड आपको दिखाई दे रहा है बहुत मुमकिन है ये जवानों से लूटेड है। यहाँ पर ये डेटोनेटर जो दिखाई दे रहा है, अब इसके बारे में मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ से इसे निकाला गया हो, बॉम्ब से निकाला गया है या फिर कहीं और का है, मुझे नहीं पता। बाकी आप इस तरफ देखेंगे तो हमेशा की तरह जब माओवादी मारे जाते हैं, जब जवानों को सफलता मिलती है, तब इस तरह से नक्सलियों की हथियारों के साथ में उनके वेपन पाउच जो होते हैं वो मिलते हैं। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर दादा इसको आप दिखाइएगा, DRG और STF का नाम यहाँ पर लिखा गया है। माओवादियों से बरामद कारतूस जो हैं उन्हें सजा करके, आप अक्सर देखते होंगे पुलिस जब भी सुरक्षा बलों के जवान जब भी सफलता हासिल करते हैं तो इसी तरह से जो जवान ऑपरेशन में गए होते हैं उनकी जो जवानों का जो दस्ता होता है उनका नाम माओवादियों से मिले हुए बुलेट्स को लेकर के लिखा जाता है, ऐसे सजा करके दिखाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ब्लैक वर्दी दिखाई दे रही है नक्सलियों की, ये नक्सलियों की मिलिट्री विंग की वर्दी है। आपको बताना चाहेंगे जी, ये ब्लैक कलर में जो यूज़ किया जाता है ना, ये नक्सलियों की मिलिट्री विंग की वर्दी है, यानी कि जो मिलिट्री जो लड़ाके होते हैं वो पहनते हैं इससे। और इस तरफ आप देखेंगे तो माओवादी पिट्ठू है, इस तरफ नक्सल साहित्य जिसे लिफाफों में बंद करके रखा गया है। इसमें बहुत सारी जानकारी हो सकती है जिसे मीडिया के हाथों ना लगने दिया जाए तो ही बेहतर है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अगर हम देखें इस तरफ आप देखेंगे स्कैनर सेट है और बाकी इस तरफ दैनिक उपयोग की सामग्रियां हैं और ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या बोलते हैं दादा, मल्टीमीटर है। इससे क्या चेक करते होंगे दादा?
अच्छा, बनाने के समय में। ठीक है, तो हमारे पीछे जवान हैं, उनसे हम ऑफिशियली बयान नहीं ले सकते क्योंकि इस तरफ में बस्तर आईजीपी सुंदर राज हैं, उस तरफ में और अधिकारी हैं, पत्रकार जो हैं उस तरफ चर्चा कर रहे हैं। तो जब कभी भी इस तरह से सफलताएं मिलती हैं तो ये मानकर चलिएगा कि एक पत्रकारों का जैसा दल दिखाई देता है वहाँ पर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे विकास तिवारी जी आए हुए हैं, रानू तिवारी भैया हैं बस्तर टैक्स से, और इनसे एक बार हमें सब हम जो है अधिकारियों से बात करते हैं, आज रानू भैया से बात करेंगे, बहुत बड़ा नाम हो जाता है। बड़े बड़े नामों के बच्चे हुए हैं, हिडमा है, दामोदर है, पापा राव है, ये सारे बच्चे हुए हैं। बाकी जो सरेंडर कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अंदर से जो लास्ट लेटर आया वो बोलते हैं कि जंग जारी रखेंगे। अपन क्या समझ रहे होंगे दादा? मैं कल भी इस बात को बोला था, आज एक बार फिर से ऑन कैमरा रिपीट कर दे रहा हूँ कि माओवाद पैदा क्यों हुआ, इसके पीछे अलग कहानी है। माओवाद इतने दिन तक पला क्यों और माओवाद को अब ख़त्म क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे पॉलिटिक्स है। तो सारी चीज़ों के पीछे सिर्फ राजनीति है। हिडमा मारा जाएगा या सरेंडर करेगा, इसके पीछे भी राजनीति है। और जो भी चीज़ें हमारे देश में होती है उसके पीछे राजनीति है, और जो नहीं हो पा रही है उसके पीछे कमज़ोर राजनीति है। तो ये बताओ कि इसलिए बोल रहे हो कि नहीं चलेगा बोल के? नहीं, इसलिए नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है। और ये माओवादी जो है जिस तरह से 2 गुट में तो बटी गए हैं, तीसरे गुट का वर्जन नहीं आ रहा है। नहीं तो तीसरे गुट पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि मिसिर बेसरा किस तरफ है, जो झारखंड में है, वो भी तो भाई पोलित ब्यूरो है। तो तीसरा गुट क्या चाह रहा है, क्योंकि उसके तरफ से तो ना इनके समर्थन में आ रहा, ना इनके समर्थन, कुछ भी नहीं आ रहा बयान, और आ भी रहा है तो वो भी जंग जारी रखने के लिए है। और अगर आप माओवादियों के बहुत सारे इतिहास उठा के देखेंगे तो बहुत जगह पे बहुत बुरी परिस्थितियों से फिर निकले। तो डूबते को तिनके के सहारा सोचकर, हो सकता है कि देवजी और हिडमा ये सोच रहे हों। और सबसे बड़ा जो अगर बार्गेनिंग पावर है अगर किसी, तो हिडमा किस तरफ जाएगा ये सबसे बड़ा है। तो वो जिधर रहेगा तो उनकी बातों को सरकारों को सुनना पड़ेगा। नहीं दादा, जैसे अपन लोग पिछला इतिहास जब देख रहे हैं तो जगह चेंज कर देते हैं ये लोग। जहाँ पर सरकार जवान भारी हो जाते हैं वहाँ से जगह चेंज कर देते हैं, दूसरी जगह जाके फिर पनपते हैं। तो क्या लगता है बस्तर छोड़ेंगे? नहीं, मतलब ये दंडकारण्य का इतिहास नहीं बोल रहा हूँ, पूरे देश का नहीं, पूरे विश्व के माओवाद बराबर बोल रहे हो, कम्युनिस्ट का। और वहाँ पे भी जगह बदली नहीं गई, स्वरूप बदला गया। ठीक है, जगह नहीं बदली गई, स्वरूप बदला गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि सरकार क्या करेगी। हम जैसे हम बोलते हैं, मान लीजिए आपको सर्दी हो गई, क्यों हो गया, भीगने से हुआ, तो आप फिर एहतियात बरतेंगे कि भीगे ना कि रोज़ दवाई खाएंगे। ठीक है, अब आप जीवन भर सर्दी के लिए दवाई नहीं खाएंगे, लेकिन आप एहतियात बरतेंगे कि आप भीगे ना। तो इसमें भी इसी तरह की चीज़ें हैं कि माओवाद पैदा क्यों हुआ बस्तर में, इस पर रिसर्च होना चाहिए कि वो स्थिति दोबारा ना आए। ठीक बात, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मेरी जानकारी में आई कि 11 तारीख को एक लेटर जारी हुआ है, अबूझमाड़ में एयर टू ग्राउंड फाइट का एक प्रैक्टिस रेंज एयरफोर्स के लिए ज़मीन ढूंढी जा रही है, मैनुअल रेंज के लिए नहीं, एयरफोर्स के लिए। तो उसके लिए विस्थापन होगा, अगर बोधघाट परियोजना का विस्थापन होगा, कुछ खदानें खोदी जाएंगी। एनएमडीसी हमारे पास एक सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है कि अगर यहाँ पर खदानें लगती हैं तो स्थानीय लोगों को चतुर्थ वर्ग में भी नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि उस लायक होते नहीं, उस लायक उनको बनाया नहीं जाता। तो बहुत सारी चीज़ें, तो सरकार क्या वो स्थिति फिर से वापस तो नहीं उत्पन्न होने देगी। अगर नहीं होने देगी तो माओवाद को फिर से स्थान मिल सकता है। सबके लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा। अपना रिसर्च क्या बोल रहा है कि मेरा ही रिसर्च बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी चीज़ किताबों में लिखा हुआ नहीं है। सही बोल रहे हो, मेरा अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। नहीं तो मैं जो पूछ रहा ना दादा, मैं ये पूछ रहा है कि अभी सरेंडर करने के लिए राज्य केंद्र की तरफ से जो है इतना सारा कुछ चल रहा है, माओवादियों को भी अगर आप कुछ बोलना चाहोगे कि उनको क्या करना चाहिए, अगर ऐसा कुछ, मतलब मैं क्या बोलूँगा, माओवादी जो बहुत उसमें बहुत जो पोलित ब्यूरो बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं। सोचो ना, आज तक हर किसी ने सवाल पूछा कि छत्तीसगढ़ में बड़े नेता क्यों नहीं सरेंडर करते, रुपेश ने दिया जवाब, उसने बहुत एनालिसिस किया। तो ये लोग एनालिसिस करते हैं, तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन हाँ इनको एनालिसिस करना चाहिए और वो माओवादी कर भी रहे हैं। उसमें हर किसी की विचारधारा अलग है। एक ही परिवार में 4 प्रकार के लोग रहते हैं ना, तो एक ही पार्टी में कई प्रकार के लोग हैं। वेणुगोपाल को लगा कि वापस आ जाना चाहिए, देवजी को लग रहा है कि लड़ना चाहिए, मिसिर बेसरा को लग रहा है लड़ना चाहिए। तो ये लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि जिद में
तो इनको लगता है कि फिर से संभाल के निकाल ले जाएंगे पार्टी को इस बुरी परिस्थिति से। तो इनका अलग अपना एजेंडा एनालिसिस होगा, देख रहे होंगे। रानू भैया हैं, विकास तिवारी इनका पूरा नाम है, बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा जानता है। अब मैं कई बार हम घनिष्ठ हैं, हमारे आपसे संबंध थोड़े ज़्यादा करीबी हो जाते हैं, तो मैं कई बार बोलता हूँ कि इस आदमी के बाल ना पककर सफ़ेद नहीं हुए, अनुभव में झड़ गए। तो नक्सलवाद के रग रग से लगभग वाकिफ़, और इनका खुद का अब तक का जितना भी अनुभव है उन्होंने विस्तार न्यूज़ के साथ साझा किया। वर्तमान हालातों पर ही नहीं बल्कि इतिहास पर भी और भविष्य को लेकर भी कुछ चिंताएं जाहिर की हैं। अब देखना होगा कि हमारी सरकारें, हमारा सिस्टम किस तरह से कौन सी करवट लेगा और आने वाले समय में माओवाद का स्वरूप कैसा बदलेगा। क्या वो वाकई ख़त्म होने जा रहा है या फिर स्थान परिवर्तित करने जा रहा है। इस पर विस्तार न्यूज़ की नज़र तो बिल्कुल बाज की तरह रहेगी। आपकी नज़र बनी रहे विस्तार न्यूज़ की स्क्रीन पर। इसी तरह से हम आपके लिए सही, सटीक और पूरी जानकारी लेकर आते रहेंगे। दीजिएगा इजाज़त। मैं युकेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज़ के लिए बीजापुर से।